हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 को। समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और अगर इसकी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है सभी धाराओं की तो आप जाकर देख लीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएँ मैंने सभी बताई हुई है। वो आप लॉ के किसी भी कोर्स में या फिर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, सभी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धारा 100 क्या कहती है। धारा 100 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दूसरे व्यक्ति के कृत्य से होती है और उस कृत्य के पीछे इरादा या जानकारी मौजूद है तो वह अपराध गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी वजह से किसी दूसरे की हत्या हो गई जबकि वह इरादा नहीं रखता है, वह उसे मारने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन कोई ऐसा कृत्य कर देता है जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है और इतनी पहुंच जाती है कि उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसे हम गैर इरादतन हत्या कहते हैं। अब बात आती है कि यह कब मानी जाएगी। तो चलिए इसकी मुख्य 3 बातें वो समझते हैं। पहला है इरादा कि सामने वाले की मौत हो। जैसे किसी को जानबूझकर इतना मारना कि वह मर जाए। मतलब उस व्यक्ति का इरादा उसे मारने का नहीं है, लेकिन वह इतना मार देता है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है इरादा कि ऐसा चोट पहुँचाया जाए जो जानलेवा हो सकती है। जैसे दिल या सिर पर गहरी चोट करना जिससे मौत हो सकती है। यानी व्यक्ति का इरादा उसे जान से मारना नहीं था, लेकिन उसने चोट इतनी जानलेवा पहुँचाई और उसकी मृत्यु हो गई, तो यह गैर इरादतन हत्या पर जाएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इसका ज्ञान पता होना कि कृत्य से मौत हो सकती है। जैसे कोई जानता है कि जहरीला खाना देने से मौत हो सकती है, फिर भी वह देता है। और इसका एक और उदाहरण मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक झाड़ी पर गोली चलाने को बैठा हुआ है, बंदूक लेकर बैठा हुआ है कि वह झाड़ी पर गोली मारेगा। लेकिन एक और व्यक्ति वह ये जानता है कि झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वह उसे फिर भी बोलता है कि गोली चलाने के लिए बोलता है। वह जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है गोली लगने से, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने को बोलता है और यहाँ पर जो कृत्य होता है वह गैर इरादतन हत्या कहलाएगा। चलिए इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से समझते हैं। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि अगर घायल पहले से बीमार था, मान लीजिए किसी को पहले से बीमारी है और आप चोट पहुँचाते हैं उसे, जिससे उसकी हालत बिगड़ कर मौत हो जाती है, तब भी आप ज़िम्मेदार होंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, बीमार है और पता है कि अगर उसे मार दिया जाए बीमारी हालत में तो वह मर सकता है, लेकिन फिर भी वह उसे मारता है, मारने का इरादा नहीं रखता लेकिन मारता है और हत्या हो जाती है, तो यह भी गैर इरादतन हत्या कहलाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। इलाज मिलने या न मिलने से फ़र्क नहीं। अगर चोट से मौत हुई तो यह बहाना नहीं चलेगा कि अच्छा इलाज मिलता तो वह बच जाता। ज़िम्मेदारी फिर भी मारने वाले की रहेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस तरीके की हानि पहुँचाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को उसकी नस पर वार कर देता है, जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है और उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका किसी कारण से, तो वो यह बहाना नहीं दे सकता कि अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वह बच जाता। इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि चोट उसने पहुँचाई है और ये जो अपराध है ये उसी पर जाएगा। तीसरा है दोस्तों गर्भ में बच्चा। अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और अभी जन्म नहीं हुआ है तो उसकी मौत गैर इरादतन हत्या नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जैसे कुछ हिस्सा उसका बाहर आ चुका है या साँस चालू हो गई है और किसी कृत्य से उसकी मौत हो जाती है जन्म के समय, तो यह अपराध माना जाएगा। अब यहाँ पर हम सीधा-सीधा अर्थ समझते हैं कि मर्डर किसे कहते हैं और कल्पेबल होमिसाइड किसे कहते हैं, यानी कि गैर इरादतन हत्या। देखिए, जो हत्या है वो जानबूझकर और पूरी तरह सोचा-समझा इरादा कि सामने वाले को मारना है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति हत्या पर उतरता है तो वह उसका पूरा इरादा रहता है। जिसने जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह एक गन लेकर गया और सामने वाले को 2-4 गोली मार दिया, ऐसी जगह पर मार दिया। तो उसको पता है कि वो पूरा इरादा से गया था। लेकिन जो कल्पेबल होमिसाइड है,
मौत तो हो गई, लेकिन कभी-कभी इरादा मारने का नहीं था, सिर्फ़ चोट पहुँचाने का या ऐसा काम करने का था जिससे मौत हो सकती थी। तो यहाँ पर इरादा नहीं था, लेकिन इतना चोट पहुँचा दी गई कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चलिए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, छोटे-छोटे उदाहरण हैं। पहला क्या है कि राम ने श्याम को जानबूझकर छुरा घोंपा, श्याम मर गया। ये क्या होगा? देखिए, उसने चोट ऐसी पहुँचाई, छुरा घोंपा, तो ये पता है कि वह जो छुरा है वो एक गंभीर उसको घाव दिया है, तो यहाँ पर हत्या हो सकती है। मारने का भले नहीं था, लेकिन उसने हमला इस तरीके से किया कि इस तरीके के हमले में व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो यह गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आएगा। दूसरा है, किसी को पता है कि तेज़ गति से गाड़ी चलाने से सामने वाले की मौत हो सकती है, फिर भी ऐसा किया और मौत हो गई, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम तेज़ गाड़ी चला रहे हैं और किसी के ऊपर चढ़ा दें, तो ऐसे चांस ज़्यादा हैं कि वह उसकी हत्या हो सकती है। बीमार व्यक्ति को चोट पहुँचाई जाए, जैसे कि हमने अभी जाना, कि कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसे चोट पहुँचाई जाए, तो इसके भी चांस ज़्यादा है कि वह जान से हाथ धो सकता है। सज़ा कहाँ दी गई? देखिए दोस्तों, इस धारा में केवल यह बताया गया है कि ऐसे कृत्य, कौन से कृत्य हैं जो गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस पर सज़ा नहीं बताई गई है। तो धारा 100 की जो सिर्फ़ परिभाषा दी गई है, इसकी सज़ा धारा 105, बीएनएस की धारा 105 में बताई गई है, जिसमें सज़ा इस बात पर निर्भर करेगी कि हत्या जैसा इरादा था या सिर्फ़ मौत होने की संभावना थी। तो दोस्तों, ये था बीएनएस के सेक्शन 100 के बारे में, और मैंने इसे अच्छे से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।